गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन ये कोई क्लास नहीं है। जस्ट हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक पर्सन का जो इम्पोर्टेंस होता है उसी को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है कोई भी आदमी हो, एकदम गरीब से लेके ऊपर तक, हर किसी को कभी ना कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता ही है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे नर्स का। इनका जो रोल होता है वो सिर्फ नर्सिंग में ही कंप्लीट नहीं होता है, इनका सोशल में भी एक इम्पोर्टेंट होता है। हमारे समाज में भी इनका एक इम्पोर्टेंस होता है। अगर कोई गांव में एक नर्स है, किसी भी गांव में एक नर्स है, यहाँ के गांव के जितने से लोग हैं वो आप 2 बजे अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो गया रात को, तो सबसे पहले जाके आपको ही बुलाएंगे। मान लीजिए एक घर में 2 बजे प्रॉब्लम हुआ है, तो सबसे पहले जाके आपको ही बुलाएंगे। आप इनके घर में जाके पेशेंट को देखेंगे। देखने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना है या घर में भी ठीक हो सकता है। दूसरा है, इसी गांव में किसी पेशेंट को इंजेक्शन, सलाइन या बीपी कुछ भी चेक कराना है या इसके लिए इंजेक्शन सलाइन देना है, तो सबसे पहले जाके आपको ही बोलेंगे। तो इसी तरह इनका एक सोशल में भी इनका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन बचपन में हम लोगों ने सुना है कि हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते, इसलिए उन्होंने माँ बनाया है, ठीक इसी तरह हर टाइम पे डॉक्टर नहीं रह सकते किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी गांव में। इसीलिए भगवान ने नर्सिंग का निर्माण किया है, या नर्स का निर्माण किया है। नर्स का जो मदर है वो फ्लोरेंस उनका जो मदर होता है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। ये एक ब्रिटिश नर्स थी और इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की डेवलप की थी। मॉडर्न नर्सिंग की खोज इन्होंने की थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। हमेशा 12 मई को नर्सिंग डे बनाया जाता है। अब देखिए, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, गांधी जयंती, जो हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस होते हैं उनका एक अलग डे बनाया जाता है। मदर्स डे, फादर्स डे, इस तरह एक फ्रेंडशिप डे, इसी तरह एक नर्सिंग डे भी बनाया जाता है 12 मई को। तो आप समझ पाएंगे कि एक नर्सिंग का वैल्यू कितना है, एक नर्सिंग का इम्पोर्टेंट कितना है। आपके लिए एक डे बनाया गया है, इसी को हम लोग नर्सिंग डे बोलते हैं। तो अगर किसी इम्पोर्टेंट के लिए लाइफ में इम्पोर्टेंस है, इसके लिए अगर आपको अलग एक डे मनाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको नर्स जो है वो आपको 2 कैटेगरी में मिलेंगे, एक टाइप 1, एक टाइप 2।
अब दो किस तरह है देखिए, जो 1 कैटेगरी के नर्सिंग होते हैं वो 10 या 12 के बाद उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि अभी 10 हो कंप्लीट हो गया, 12 हो कंप्लीट हो गया, तो लड़की को ऐसे बैठाने से अच्छा है इनको किसी कोर्स में डाला जाए, तब ये नर्सिंग में इनको डालेंगे। इनका मन चाहे हो या ना हो, लेकिन पेरेंट्स के दबाव में आकर ये नर्सिंग करेंगे। दूसरे जो होते हैं सेकंड टाइप के, उनका खुद का एक पहचान बनाने का जज्बा होता है, खुद को समाज में इम्पोर्टेंस लाने का इनका एक अलग मोटिव होता है। पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहेंगे इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंस होता है वो खुद का होता है कि मुझे समाज में कुछ करना है। इनको जोर जबरदस्ती डाला गया है और ये खुद से आए। जो मान लीजिए इन्होंने 1 साल कंप्लीट कर लिया है, एएनएम नर्स बन चुके हैं, ये भी 1 साल कंप्लीट किया है, एएनएम नर्स बन चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर से मैं बोल रहा हूँ, ये जब किसी नर्सिंग होम में ड्यूटी करेंगे तो 8 से लेके 2 बजे तक इनका सिर्फ घड़ी देख के टाइम जाएगा। जो सीनियर इनको जो इंस्ट्रक्शन सीनियर देंगे बस ये इनका ही फॉलो करेंगे। 8 से 2 बजे तक ड्यूटी रहेगा। जो इम्पोर्ट सीनियर इनको इंस्ट्रक्शन देंगे, इंजेक्शन दे के आओ, सलाइन दे के आओ, बीपी चेक करके आओ, बस इतना ही करेंगे। इनको और कोई लेना देना नहीं है। जो सीनियर ने इनको बोला है सिर्फ इतना ही करेंगे। लेकिन जो अपने मर्जी से इस प्रोफेशन में गए हैं या इनका इंटरेस्ट है इसमें, वो 8 से 2 बजे तक ड्यूटी तो करेंगे, लेकिन जो सीनियर इनको बोलेंगे, जो सीनियर इनको करने के लिए बोलेंगे, उससे डबल इन लोग करेंगे, इनसे डबल इन लोग करेंगे। देखिए एक पेशेंट आया है मान लीजिए, तो इनको सीनियर ने इनको बोला है कि पेशेंट का बीपी, पल्स, O2 देख के आओ। वो पेशेंट के पास जाएंगे, सिर्फ बीपी पल्स O2 देख के सीनियर को आके बता देंगे कि बीपी इतना मिला, पल्स इतना मिला, O2 इतना मिला, बस खत्म। लेकिन जो खुद से इंटरेस्ट से काम करेंगे, वो अगर पेशेंट के सामने जाएंगे या पेशेंट का हिस्ट्री लेने जाएंगे, वो पेशेंट का बीपी, पल्स, O2, CBC, हार्ट रेट, हिस्ट्री एंड कंप्लेंट, टेम्परेचर सब लेके आएंगे। और इनके मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहेंगे कि जो पेशेंट आया है क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम लेके आया है। इनके मन में हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहेंगे। इनमें कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। इनसे सिर्फ 8 से 2 बजे तक ड्यूटी करना है। सीनियर ने जितना इंस्ट्रक्शन देगा उतना ही करेंगे, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो अपने आप में एक पहचान बनाने की कोशिश करते, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया है, एक पेशेंट है, मान लीजिए राहुल बोल के एक पेशेंट है, उनको डॉक्टर ने CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, यूरिनरी सब टेस्ट लिख के दिया है, एक्सरे, सोनोग्राफी सब टेस्ट लिख के दिया है। जब रिपोर्ट आएगा तो जब जो लैब टेस्ट के जो लोग होते हैं वो रिपोर्ट देके जाएंगे सिस्टर के हाथ में। तो जो 1 नंबर कैटेगरी के सिस्टर होते हैं वो पेशेंट का फाइल में रिपोर्ट लगा के रख देंगे।
लेपाला बोल के राहुल का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया है, लीजिए। तो ये रिपोर्ट आप पेशेंट के फाइल में लगा के रख देंगे। लेकिन वही अगर सेकंड के कैटेगरी को रिपोर्ट दिया गया है, तो अगर इनके मन में क्यूरियोसिटी रहेंगे तो पेशेंट का रिपोर्ट चेक करेंगे, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे, इसलिए कि इनके मन में क्यूरियोसिटी रहता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुआ है। वो रिपोर्ट देखेंगे पेशेंट का कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुआ है, इसके वजह से पेशेंट का ये प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए सीबीसी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, सीबीसी में आया पेशेंट का एनीमिया हुआ है, पेशेंट का एनीमिया हुआ है, ये तो देखेंगे ही भी नहीं रिपोर्ट कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी है, जो अपने आप में कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनको रिपोर्ट देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि पेशेंट को एनीमिया हुआ है, एनीमिया हुआ है। तो ये अपने मन में सोचेंगे एनीमिया क्यों हुआ है, किसके वजह से हो रहा है, ये क्यूरियोसिटी मन में होता रहेगा। सेकेंड जो होता है, सेकेंड जो होता है, देखिए, एक नर्स चाहे तो अगर डॉक्टर के मेडिसिन से अगर पेशेंट 30% रिकवरी करता है, तो एक नर्स के वजह से वो पेशेंट 50% रिकवरी कर सकता है। अगर किसी एक दिन में एक पेशेंट 30% रिकवरी हुआ है, वही पेशेंट नर्स के वजह से 50% रिकवरी कर सकता है। पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो पेशेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलता रहता है कि मैं घर वापस जाऊंगा या नहीं, मैं ठीक होऊंगा या नहीं, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर हस्बैंड है तो मेरे वाइफ का क्या होगा, वाइफ होगा तो हस्बैंड का क्या होगा। इनके मन में तरह तरह के क्वेश्चन जागते रहते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन जागेंगे। तो जो एक नंबर वाले होते हैं, सिर्फ टाइम स्पेंड करना है, वो जब भी टाइम मिलेंगे बैठ के तो इंस्टाग्राम में रील बनाना स्टार्ट कर देंगे या कुछ ना कुछ मोबाइल पे काम करते रहेंगे या गेम खेलते रहेंगे। टाइम होगा तब जाके पेशेंट को देखेंगे, वरना वो बैठ के रील बनाएंगे, गप मारेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के सिस्टर होते हैं, वो जब भी टाइम मिलेगा तो कुछ ना कुछ मोबाइल पे देखेगा, लेकिन वो जरूरत की चीजें देखेंगे। अगर मान लीजिए पेशेंट का एनीमिया हुआ है तो एनीमिया का वो खोज करेंगे कि पेशेंट को एनीमिया हुआ है, किस कारण एनीमिया होता है, किस वजह से होता है, क्या डेफिशिएंसी के वजह से एनीमिया हुआ है। इनको ये जानने की उत्सुकता बहुत रहेंगे और ये मोबाइल पे ये सब देखते रहेंगे। लेकिन जो एक नंबर वाले होते हैं, वो सिर्फ टाइम मिलने के बाद ही रील बनाएंगे, वो पेशेंट से इनका कोई इतना लगाव नहीं रहता है। लेकिन एक नर्सिंग होम में या कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर में एक सिस्टर का रोल माँ के जैसा होता है। एक पेशेंट जब आएगा हॉस्पिटल में तरह तरह के क्वेश्चन लेके मन में, तो एक नर्स ही है जो इनको संभाल सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक माँ ही है जो बच्चे को समझ सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं। इसी तरह एक नर्स भी पेशेंट को समझा सकते हैं। जो एक नंबर वाले हैं, वो टाइम टू टाइम बीपी देखेंगे, जो मेडिसिन देना है देके आ जाएंगे, बस खत्म। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के सिस्टर होते हैं, वो पेशेंट के साथ बात करेंगे, पेशेंट के साथ बात करेंगे। जब भी टाइम मिलेगा पेशेंट से जाके बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या हो रहा है, आपके घर में कौन कौन है, कोई बात नहीं, ये बीमारी होता रहता है, हमारे नर्सिंग में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। तब पेशेंट का जो 100 में से जो 60% मन टूट गया था और 40% जो उम्मीद था, वो डबल होके 80% आ जाएगा। सिस्टर के बाद से ही जो 100% में से 60% घबरा के पेशेंट आया है और सिर्फ 40% उम्मीद
था वो सिस्टर के बात करने से वो 80% तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सेकेंड जो कैटेगरी के सिस्टर होते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वही सिस्टर के साथ होगा। एक नंबर वाले से कोई लेना देना, पेशेंट के साथ लेना देना नहीं है। वो पेशेंट को देखेंगे भी नहीं, पेशेंट लड़का मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है इनसे। इनको सिर्फ टाइम टेबल मेंटेन करना है, बीपी चेक करना है टाइम से टाइम, और टाइम जब भी टाइम मिलेगा रील बनाने में व्यस्त हो जाएंगे। अभी यूट्यूब में निकला है, इंस्टाग्राम है, वो रील बनाने में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के सिस्टर होते हैं, वो जो भी टाइम देंगे, 8 से 2 बजे तक अगर टाइम करेंगे तो अपना 100% वहां पे लगाएंगे ताकि लाइफ में कुछ कर सके। जो नर्सिंग में जो कोर्सेस होते हैं, एएनएम, जीएनएम या बीएससी, ये सब एक डिग्री होती है बस, और कुछ नहीं है। इनका इम्पोर्टेंस सिर्फ एक डिग्री होता है। मान लीजिए ये 10th, ये 12 और ये डिग्री है। इनका सिर्फ सर्टिफिकेट का ही वैल्यू जो है, देखिए कैसे। एक नर्सिंग, एक एएनएम मान लीजिए 4 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं, और बीएससी वाले 4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। जो एएनएम सिस्टर मन लगा के काम कर रहे हैं, वो जो 4 साल का एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं प्रैक्टिकली, वो बीएससी नर्सिंग तो पढ़ाई कर रहा है, 4 साल तो इनका पढ़ाई में जा रहा है, और ये 4 साल से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इनको जब इंटर्नशिप दिया जाता है तो मान लीजिए 6 महीने का इनको इंटर्नशिप दिया जाता है। 6 महीने में मान लीजिए इन्होंने 100 पेशेंट देखे होंगे, लेकिन इन्होंने 4 साल में 400 पेशेंट देखे, और वो सब अलग अलग टाइप के पेशेंट थे। तो ऑब्वियसली बीएससी से एएनएम का दिमाग ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वो 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 400 टाइप का पेशेंट देख चुके हैं। और बीएससी नर्सिंग में जो है 6 महीने इंटर्नशिप कर रहा है, वो 100 पेशेंट देखे। तो इनका जो नॉलेज होता है सब एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, सब एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। अगर आप अच्छी तरह से एएनएम भी है और मन लगा के काम कर रहे हैं, तो बीएससी के जो कोर्स पे है आप उनसे टक्कर लगा सकते हैं, आप उनसे टक्कर कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 साल से पढ़ाई कर रहा है और आप 4 साल से प्रैक्टिस पे है। आपको रोज 40 पेशेंट मिलेंगे जो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग बीमारी लेके आते हैं, और इनको 4 साल में तो पढ़ाई में चला जा रहा है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन इनको जो थ्योरी आएगा वो एएनएम वालों को नहीं आएगा, और इनको जो 4 साल का एक्सपीरियंस में जो प्रैक्टिकल आया है, बीएससी नर्सिंग को 4 साल के बाद 4 साल में इतना नहीं आएगा। तो अगर देखिए, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में एक एएनएम का सैलरी मान लीजिए 8000 है, वहीं पे एक बीएससी नर्सिंग का 16000 सैलरी स्टार्टिंग पे मिल रहा है। इनको 8000 मिल रहा है, इनको 16000 मिल रहा है। लेकिन अगर आप अपना नर्सिंग में 100% दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सैलरी इंक्रीज होके 16 पे आ जाएगा। अभी इनका जो सैलरी 16, 4 साल के बाद इनका जो सैलरी 16 में पहुंचा है, अगर आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज उतना रह गया है तो 4 साल में आपका सैलरी 16,000 हो जाएगा। लेकिन आपको 100% एफिशिएंसी होना चाहिए।
और अगर कोई भी पेशेंट नर्सिंग होम में आता है या मेडिकल सेक्टर में आता है तो नर्स का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, इनका जो मम्मी पापा होते हैं, फादर पेरेंट्स होते हैं, अगर किसी कारण वो हॉस्पिटल में आएंगे किसी बीमारी को लेके या इमरजेंसी के थ्रू, तब जो नर्स, उनका जो लड़की सिस्टर पे रहेंगे, नर्स पे रहेंगे, उनका पेरेंट्स को जैसे केयर करेंगे, ठीक उसी तरह कोई भी जात का पेशेंट हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी अमीर गरीब हो, एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। उनको समझना पड़ता है कि जो पेशेंट आया है, इमरजेंसी पे आया है, वो अगर इनके जगह मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स होते, चाचा चाची, दादा दादी होते, तो हम लोग कैसे इनके साथ ट्रीट करेंगे, ठीक उसी तरह उस पेशेंट के साथ करना चाहिए। अभी देखिए नर्स का फुल फॉर्म ही क्या होता है। पहले नोबिलिटी या नॉलेज, दूसरा होता है U4 होता है अंडरस्टैंडिंग, R से होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, S से होता है सिंपैथी या सिंसियरली, E से होता है एफिशिएंसी। जिन्होंने भी नर्स बनाया है या नाम दिया है, बहुत सोच समझ के इनको नर्स बोला गया है। इनमें सबसे पहले नॉलेबिलिटी या नॉलेज होना चाहिए, किसी भी बीमारी का नॉलेज इनको होना चाहिए। दूसरा है इनमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनको इतना समझदार होना चाहिए कि पेशेंट को कैसे हैंडल किया जा सकता है। इसका बात है उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अपने मम्मी पापा अगर बीमार होकर हॉस्पिटल पे आते हैं तो इनके साथ जैसे बर्ताव किया जाएगा, ठीक उसी तरह सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। R फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी का नर्सिंग का मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची हॉस्पिटल पे आएंगे तो उनके साथ जैसे बर्ताव किया जाएगा, उनके साथ जैसा बिहेव किया जाएगा, ठीक उसी तरह हर पेशेंट के साथ ये जरूरी होता है। मान के चलना पड़ता है कि ये मेरे दादा दादी है, ये मेरे मम्मी पापा है, ये मेरे चाचा चाची है। इसका बात आता है S फॉर है सिंपैथी या सिंसियरली। कोई भी अगर प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन में सिंसियरली एक इम्पोर्टेंट होता है लाइफ का। सिंसियरली पेशेंट जब आता है, कुछ मेडिसिन देना पड़ता है, तो आपके ऊपर एक सिंसियरिटी होना चाहिए, सिंसियरली काम करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी इंजेक्शन अगर देना है पेशेंट को या कोई भी दवाई देना है तो पेशेंट का एक्सपायरी डेट देखा जाएगा। जो हम लोग पेशेंट को दवाई दे रहे हैं उसका एक्सपायरी डेट देखना पड़ेगा कि पेशेंट का जो मेडिसिन दिया जा रहा है वो एक्सपायर हो गया है या नहीं है। ये सिंसियरली में आएगा। अगर आप में सिंसियरली नहीं है तो कोई भी मेडिसिन लाएगा आप उनको पुश कर देंगे। लेकिन अगर आप में सिंसियरली होगा तो आप जरूर देखेंगे कि पेशेंट का जो मेडिसिन लाया गया है वो एक्सपायरी तो नहीं हो गया है। दूसरा है सिंपैथी। तो सिंपैथी सेम वही चीज है जो मैंने आपको बोला है कि जो भी पेशेंट आएगा आप उनसे अच्छी तरह बिहेव कीजिए, उसको टाइम दीजिए। जब आपका मन चाहे पेशेंट के साथ कुछ भी बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए, तब पेशेंट का मनोबल बढ़ता है। पेशेंट जो 60% मनोबल आपके यहाँ पे विश्वास लेके आया है वो आपके बात करने से वो
80% तक पहुंच जाएगा। तो आप रील्स बनाने के बजाय पेशेंट से जाके बात कीजिए, तो पेशेंट का मनोबल दीजिए, पेशेंट को समझाइए कि ये जो बीमारी हुआ है वो लगभग हर पेशेंट को होता है, कुछ दिन के बाद दवाई वगैरह लेने के बाद वो ठीक हो जाएगा। तब पेशेंट का मनोबल बढ़ता है। और लास्ट में एफिशिएंसी, आप में एक एफिशिएंसी होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो मुझे अच्छी तरह करना है। जो फर्स्ट कैटेगरी के जो मैंने आपको समझाया था, जो उनका जो काम होता है सिर्फ 8 से 2 बजे तक है, जब भी टाइम मिलेगा रील बनाएंगे, इसी तरह आपको नहीं बनना है। आपको बनना है 2 नंबर कैटेगरी तक, जो अपने आप में एक मिसाल कायम कर सके, जो आप लाइफ में आगे बढ़ने का सीढ़ी बन सके। 2 नंबर वाले अपने आप में एक पर्सनैलिटी गेन कर सके, एक पर्सनैलिटी गेन कर सके कि लोग आपको जान पाए। एक हॉस्पिटल जो चलता है, एक हॉस्पिटल जो चलता है या कोई भी नर्सिंग होम चलता है, तो अगर 50% डॉक्टर के वजह से चलता है तो 50% नर्सिंग स्टाफ के वजह से चलता है। 50% अगर डॉक्टर के वजह से चलता है तो 50% नर्सिंग के वजह से चलता है। जब कोई मरीज आपके यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जाएगा तो आपके आस पड़ोस के, उनके आस पड़ोस के जो रहेंगे उनको वो बोलेंगे कि इस हॉस्पिटल में जाइए, इनका जो नर्सिंग स्टाफ है बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छी तरह केयर करते हैं। अगर ये बात हर जगह में पहुंच जाएगा, हर पेशेंट में पहुंच जाएगा, तो पेशेंट डॉक्टर को खुद बोलेंगे कि आप मुझे इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बहुत बढ़िया है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा या आप में इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होगी, तब डॉक्टर लिखने से भी मना कर देगा, सर आप इस हॉस्पिटल में मत दीजिए, आप दूसरे हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट करा दीजिए, क्योंकि यहाँ के नर्सिंग स्टाफ को तो कुछ आता ही नहीं है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। ये एक हॉस्पिटल का, एक नर्सिंग होम का बदनामी होता है। अगर डॉक्टर के वजह से हॉस्पिटल 50% चल रहा है तो 50% नर्सिंग के स्टाफ पे ऊपर डिपेंड रहता है। और देखिए, अगर किसी नर्सिंग होम में आपका मान लीजिए सैलरी 8000 दे रहा है और आपका एक्सपीरियंस हो गया 4 साल, और सबको पता है कि यहाँ का जो XYZ सिस्टर है इनको बहुत अच्छे से नॉलेज है, तब आपको दूसरे हॉस्पिटल से ऑफर आना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं आपको 10,000 दूंगा, मैं आपको 12,000 दूंगा, मैं आपको 14,000 दूंगा, मैं आपको 16,000 दूंगा। अलग अलग हॉस्पिटल से आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप में ये सब क्वालिटी होना चाहिए। एक नर्स में जो क्वालिटी होता है वो आप में होना चाहिए। आपका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मैं 8 बजे जाऊंगा, 2 बजे मेरा छुट्टी हो जाएगा, बीच में मैं रील्स बनाने बैठ जाऊंगा। अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ाई कीजिए, यूट्यूब खोलिए, इसमें हर टाइप के बीमारियों के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज दिया गया है, तो आप इसको पढ़ते रहिए। बीच बीच में पेशेंट्स के जाके बात कीजिए कि पेशेंट को अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है, जो बीमारी वो लेके आए हो थोड़ा कम हुआ है या नहीं, पेशेंट से बातचीत कीजिए। तब आपको कुछ दिन के बाद एक अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे, एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकेंगे। अगर आप में ये सब क्वालिटी नहीं है तो आप लाइफ में कितना भी एक्सपीरियंस कमा लीजिए, आपका सैलरी 8000 के ऊपर नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक आएगा। लेकिन आप में एक बेहतरीन क्वालिटी है, एक अच्छे नर्स है और आपको पूरी जानकारी है, तो आपको 4 साल में 16,000 का ऊपर से ऑफर आना स्टार्ट हो जाएगा कि आप मेरे हॉस्पिटल पे आइए, मैं आपको 16,000 सैलरी दूंगा।
इसी तरह एक पेशेंट का गेन होता रहेगा, एक नर्स का गेन होता रहेगा। आई होप आप लोगों ने समझा है नर्सिंग का क्या रोल होता है। तो कोई भी नर्स इंडस्ट्री में काम करे, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो अपना जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस पे आप गप मारने के बजाय कुछ सीख लीजिए। इस टाइम पे कोई भी लेके आप टॉपिक लेके बैठ जाइए, किसी भी बीमारी के टॉपिक लेके बैठ जाइए, लेकिन आपको सिर्फ टॉपिक लेके बैठ